नमस्कार। और आज हमारे साथ ये डॉक्टर सोलंकी जी हैं, केवीके भरारी झांसी से। आप डॉक्टर एसके सिंह साहब हैं, डायरेक्टर एक्सटेंशन रानी लक्ष्मीबाई से। डॉक्टर बिमल राज जी हैं और वो केंद्राध्यक्ष हैं मौरानीपुर से। आप डिप्टी सीबीओ हैं वेटनरी से। पशुपालन के भी लोग हैं। बिमल राज जी उद्यान के विशेषज्ञ हैं, सस्य के एग्रोनॉमिस्ट हैं। तो आज की बात मैं आप सबके माध्यम से देश के किसानों तक पहुंचाना चाहता हूं। किसान भाइयों, खेती इस समय बहुत ही कठिन स्टेज से गुजर रही है। यानी कि देश का पूरा किसान कोई भी फसल बोए, जैसे मेरे साथ देश के एक केरला छोड़ करके केवल केरला का किसान मेरे साथ नहीं है, नहीं तो देश के हर राज्य के करीब करीब 7,000 किसान तो मेरी फ़ोन बुक पर हैं और करीब करीब 5-5.5 लाख किसान वैसे जुड़े हुए। आज जो आपको बात बता रहा हूँ, देश के 5 लाख किसान इसको अपना रहे हैं। मुद्दा क्या है कि जैसे खेती में कभी आज के 70 साल पहले हमारे खेती में ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, ना पानी की ज़रूरत थी। आप सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि आज के ठीक 50 साल पहले रबी के सीजन में मेरे देश की गेहूं फसल नहीं थी। जौ था, चना था, मटर था, मसूर था, राई था, अलसी था। और सबको पता है कि बरसात की संचित नमी में अक्टूबर के महीने में हम हल बैल लेके गए और फसल बो आए। पलेवा करते थे क्या? फिर बीच में कोई पानी लगाता था क्या? कोई उर्वरक डालता था क्या? कुछ नहीं। क्यों? अब एक साइंस बता रहा हूं। हमारे देश में मिट्टी परीक्षण का कार्यक्रम सन 52 से शुरू हो गया। जिले में लैबें बन गई। हमने 18-19 साल पहले गुजरात का, राजस्थान का और अपने यूपी का, यूपी में तो हम ही मान लो, तो यूपी की कई सारी लैबों का एनआई लिया सन 60 का, और एमपी से मंगवाया, गुजरात से मंगवाया। तो जानते हो हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा एवरेज हुआ करती थी 0.6%। कितनी? और आज आप लोगों की मिट्टी की जांच कभी कभी निःशुल्क होती है, कभी कभी आप लोग करा ले आते हो। तो जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.3। यानी कि धरती में जो पोषण होने चाहिए वो बचे हैं आधे। तो इसमें जमीन में दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है कार्बन को खाने वाले जीवाणु। जब मिट्टी की जांच कराते हो तो उसमें लिख के आता है ना कि जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3। तो जीवांश कार्बन का मतलब हुआ कि उसमें 0.3% जीवांश कार्बन है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि जीवांश का मतलब हुआ है मरे हुए जीवों का अंश। जीवांश मरे हुए जीवों का अंश। और कार्बन का मतलब है जमीन में जो हम कूड़ा करकट गोबर की खाद डालते हैं वो। तो क्या हुआ कि जब से यूरिया डीएपी हमारे खेती में घुसी तो किसान को बड़ा सरल लगा। क्या? बाइक पे बैठे 2,000 रुपया लिए, 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा बोरी ले आए यूरिया की और डाल दो, तो फसल हमारी भना भन दिख रही। कैसी? भना भन। तुम्हारे 2,000 घुस गए कि नहीं? आप सुनियो आगे। ये करते 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 क्या हुआ? जीवांश कार्बन वर्ष दर वर्ष कम होता गया। तो अब क्या हुआ कि घटना जो घटी है उसको समझना है कि एक तो खेती की लागत बढ़ी। क्या बढ़ी? फिर किसान पर कर्जा चढ़ा, जमीन की फर्टिलिटी कमजोर हुई, और भाई साहब सब्जी में, दाल में, रोटी का स्वाद है।
पहले जब अम्मा को चूल्हा जल जात तो भाई साहब बिना बुलौआ के थाली कटोरी लेके और चौका में घुस जाते। अब तो मातारी या मेरिया 10 बार बुला चुकी कि काय कितना हो, खाना कब को बनो धरो। गलत कह रहे हैं? वो तो मजबूरी में खाते हम लोग। तो भोजन में ना तो स्वाद है ना उसमें स्वास्थ्य की कोई गारंटी है। यानी जब मिट्टी ही स्वस्थ नहीं है तो भोजन में स्वास्थ्य की गारंटी कैसे हो सकती है? तो आज का जो विषय है जीवामृत। अब जब आप प्राकृतिक खेती की बात सुनते हो तो जीवामृत आता है, और आज दो देश के किसानों को सुनाया जाता है। फिर बता दूं, जो लोग जीवामृत सुना रहे हैं वो हकीकत में नहीं चाहते हैं कि देश का किसान प्राकृतिक खेती शुरू करे। इसीलिए उसमें सब ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट की गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे वो गोबर लाओ जरा, चेतन गोबर लाओ, आपको बता रहा हूं। हाँ रखा है, अरे यहाँ रखा होगा गोबर, पड़ा होगा। जैसे गैया बंधी आपके घर में, तो गैया का गोबर आप एक जगह डालते रहते हो, 6 महीना बीत जाता, उस गोबर में सड़न हुई नहीं हुई? वैसे ही डरो, समझना बात को। अब हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, अब चूंकि उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने जो सुना वो बताने लगे। जब गाय का गोबर खुद नहीं सड़ता, अब उसमें कहा गया गाय के गोबर में 5 करोड़, 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं। अब भैया मेरे, अगर 5 करोड़ जीवाणु नेचर में लाभदायक अब होते तो वो गोबर सड़ जाता, तो गोबर सड़ा नहीं। वो कहते हैं जीवामृत बनाइए, 10 किलो क्या डालिए? गोबर। अब गोबर के यहाँ कोई रोल उपयोग ही नहीं, मतलब ही नहीं। फिर क्या कहते हैं? 10 लीटर पेशाब। देश में 80% किसानों के पास तो गाय बची नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक खेती 80% लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई जिस पे गैया का पेशाब ही नहीं वो जीवामृत बनाएगा नहीं, पड़ोसी से मांग नहीं सकता, और मांगेगा भी तो वो क्यों देगा? अगला सुनना। अब गैया का पेशाब, मान लो जैसे कई लोगों ने कहा साहब गाय का पेशाब 10 किलो बहुत जरूरी है। बोले कैसे बाबूजी इकट्ठा करें? बोले जब गैया खड़ी होगी तो मूतेगी। अब एक किसान अपना सब काम छोड़ के बैठ जाए गैया के पीछे, और जैसे ही गैया खड़ी हो तो डब्बा लेके, तो गैया कितना मूतेगी? 350-400 ml बस। अब 10 लीटर चाहिए आपको, तो 10 दिन आप बैठे रहो उसके पीछे, ठीक है? अब हम जो आपको बता रहे हैं इसका विज्ञान समझना। जीवामृत में ना गाय के गोबर की जरूरत है, ना गौमूत्र की जरूरत है, ना बेसन की जरूरत है। जीवामृत में हमको चाहिए जंगल की मिट्टी। जैसे हमने आपके सामने जंगल की मिट्टी रखी है, हमने अपने खेतों में पेस्टिसाइड डाले हैं तो खेतों में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हुए हैं, लेकिन जंगलों में जहां मैंने पेस्टिसाइड नहीं डाले वहां पर सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव जिंदा है। तो हम ले आते हैं जंगल की मिट्टी। जैसे ये मेरे पास है मिट्टी, कहाँ की? अब हम बता रहे हैं, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे वहाँ संजीवनी में बताया 1 एकड़ के लिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ 10 एकड़ जिसके पास जमीन हो। 10 एकड़ जिसके पास जमीन है, पिसिया बोई है, तो 10 बोरी DAP लाया कि नहीं? हो गई 15,000 की, है? अब सुनना, आपको कुछ नहीं करना है। 10 एकड़ अगर जमीन है और गेहूं बोना था नवंबर में, तो आप सितंबर के आखिरी में 10 किलो जंगल की मिट्टी लाते। और पिछले साल बता गया जंगल की मिट्टी ना मिले तो मेरे चिरगांव में आइए, 5 लीटर जीवामृत का कल्चर ले जाइए।
तो 10 किलो हमने जंगल की मिट्टी इसमें डाल दिया। अब इस मिट्टी में, जंगल की मिट्टी में लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे इस जमीन में 8 लाख स्पीसीज के माइक्रोब्स होते हैं, और अभी तक साइंस ने कितने पता लगाए हैं? 18-20। ठीक है ना? अब जब तक पूरे पता चलेंगे तब तक धरती से आदमी खत्म हो चुका होगा। सही है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, हमें नाम जानने ही नहीं, हम तो पूरी भगवान की माया उठा ले आए और जा ड्रम में डाल दिया। फिर क्या करते हैं, आप 10 एकड़ के लिए बता रहे हैं, जो 5 एकड़ का वो अपना समझ ले। 10 एकड़ का जो किसान है वो 200 लीटर का ड्रम लेगा, 200 लीटर पानी भरेगा और 10 किलो जंगल की मिट्टी डालेगा। और क्या डालेगा? गुड़ डालना उसको 28 किलो। अभी हमने डाला 5 किलो। कितना डालना है? 28 किलो। 10 एकड़ जमीन में जो 10 बोरी डीएपी आप बर्बाद करते हो, 10 बोरी डीएपी बचाने के लिए आपको 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी इसमें डालनी। जिस किसान के पास समय ज़्यादा हो, 15 नवंबर को हमें गेहूं बोना है और 15 सितंबर को अगर काम शुरू करे तो क्या कर सकता है? 14 किलो गुड़ कर देगा और 14 किलो आटा कर देगा। 14 किलो गुड़ और 14 किलो आटा। क्या है, जैसे वहां भी बेसन बताया गया था। आटा बेसन हम तब डालते हैं जब मेरे पास समय पर्याप्त हो। कारण सुनना कि माइक्रोब्स हमेशा वो चीज एब्जॉर्ब करता है जो नैनो फार्म में होती है, जो पानी में घुल जाती है। तो गुड़ तो घुल जाएगा, गुड़ तो उसका तुरंत भोजन बन गया, चीनी भी तुरंत भोजन बन गई। लेकिन ये जो आटे के कण है ना, ये बैक्टीरिया के पेट में घुस ही नहीं सकत। तो अभी जब ये आटा इसी में पड़ा रहेगा पानी में, तो ये कार्बोहाइड्रेट शुगर फार्म में कन्वर्ट होगा 30 दिन के बाद। जब ये शुगर में कन्वर्ट होने लगेगा तो ये भी बैक्टीरिया के काम आने लगेगा। तो अभी जैसे कई किसान हमसे पूछते हैं, साहब पहले आप आटा भी बताते थे, अब आप आटा नहीं बताते हो। तो मैं कहता हूं, जिसके पास समय खूब हो और वास्तव में गुड़ ना खरीद सकता हो, तो आटा चूंकि सस्ता है, तो आप आधा आटा और आधा गुड़ प्रयोग कर सकते हो। तो ये जब हमने 28 किलो गुड़ डाल दिया और 10 किलो मिट्टी डाली, 200 लीटर पानी डाला और डेली डंडे से इसको हिलाना है, तो अब सुनना, ये 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में जीवामृत आपका बन जाएगा। अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी, एक तो ये इसमें खूब बढ़िया सा कलर आएगा। अगर आपने आटा और गुड़ डाला है तो कुछ सफ़ेदी लिए हुए कलर होगा। अगर आटा नहीं है, केवल गुड़ है, तो कुछ लाल लाल सा होगा। अगर आटा नहीं है, गुड़ नहीं है, चीनी होगा तो कुछ अलग कलर होगा। लेकिन पहचान ये कि जब इसमें हाथ डालोगे 25-30 दिन के बाद और खूब सूंघोगे, खूब तेज गंध आए, बहुत तेज स्मेल आए। तो स्मेल 14 दिन में भी आएगी, स्मेल 30 दिन में भी आएगी। लेकिन स्मेल आई और मैंने एक बार साबुन से हाथ धुला और फिर सूंघा, स्मेल चली गई, तो समझिए अभी नहीं बना। हमने इसमें हाथ डाला और 3 बार साबुन से हाथ धुला और उसके बावजूद भी स्मेल बनी रही। वो जो गंध थी वो अभी भी 50% बरकरार है, तो समझो ये बन गया। अब क्या करना है, जब ये बन जाए तो हमें जिस खेत में जो भी फसल बोनी हो, आप सुनना मेरी बात, जैसे सब्जी की फसल में बता रहे थे, सब्जी की फसल में आज देश का किसान 1 एकड़ अगर टमाटर लगाएगा ना, मिर्चा, बैंगन, तो 40,000 मिनिमम और 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड उसको डालना पड़ता है 1 एकड़ में।
चूंकि फसल में जो बीमारी आती वो 70-80% बीमारियां जमीन से आती हैं, तो बीमारी के पैथोजिन हमारी जमीन में हैं, और वो पैथोजिन जब जम करके फसल के साथ बढ़ता है सिस्टम में, तो उसको दुनिया में कोई दवा नहीं बनी कि जो उसको खत्म कर दे। तो दवाई डालता रहता है, हर सप्ताह डालता रहता है, पैसा फूकता रहता है और कंगाल हो जाता है। मंडी में अगर बैंगन का रेट गिर जाए तो आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। अगर ये जीवामृत 1 महीना पहले, जैसे टमाटर, मूली, गाजर कुछ भी लगाना है, 1 महीना पहले अगर 1 एकड़ जमीन में 20 लीटर जीवामृत मैंने पलेवा किया था, पलेवा में डाल करके, पलेवा में डाल दिया भरे हुए पानी में 20 लीटर 1 एकड़ में, आधा लीटर 40 जगह, तो कसम भगवान की विनोद कुमार सचान गारंटी लेते हैं कि तुम्हारी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। तो आपके वो 40-50 हजार रुपए बच गए कि नहीं बच गए? अगला क्या है कि इसके जो जीवाणु हैं, वो जो खेत में अभी 0.3% कार्बन है, उसको चाटेंगे और मरेंगे, तो वो जीवांश में बदलेगा तो फसलों का भोजन बनेगा, तो उसको सारे पोषक तत्व मिलेंगे फसल को, तो स्वाद आ जाएगा। जैसे अभी आपके फसल में क्या उपज में यूरिया, डीएपी है और क्या है? कुछ नहीं। जब जमीन से नेचुरली आएगा तो उसमें सारे पोषक तत्व होंगे, तो टेस्ट आ जाएगा। अगला क्या करते हैं, जो मैंने बताया अघुलनशील फास्फेट, जो डीएपी पिछले साल 1 कट्टा डाला था, 15 किलो यूज हुई थी और 35 किलो बच गई थी, उस डीएपी को इसके जीवाणु जब जाएंगे ना, तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो डीएपी की जरूरत नहीं। हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं, हमारा दावा है कि धान, गेहूं, गन्ना अगर बोना तो 2-3 साल तक यूरिया डालते रहना और कार्बन ऐड करते रहना। 3-4 साल के बाद यूरिया भी नहीं डालनी पड़ेगी। लेकिन चना, मटर, मसूर, राई, अलसी अगर बोते हो तो आप कोई उर्वरक नहीं डालना, कोई उर्वरक, क्योंकि अल्टीमेटली जमीन को ही पालना है। इसलिए जमीन को कैसे मजबूत बनाया जाए, बात समझ गए ना? हम जमीन में खेती करते हैं, जमीन जिस दिन मजबूत हो जाएगी उसी दिन किसान मजबूत हो जाएगा, फसल मजबूत हो जाएगी, फसल स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप लोगों को कोई प्रश्न है? नहीं, बहुत अच्छा है? आप तो आज तो सीख रहे हैं आप। चलिए, समझ गए ना? बहुत अच्छा लगा। चलो अंदर बैठो।